हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सेल्फ एजुकेशन विद अस पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वायुमंडल। इससे पहले हम स्थल मंडल और जल मंडल का जो टॉपिक है उसको क्लियर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं, बिकॉज उसमें जो सारी मतलब टॉपिक्स हैं वो सारे ही कॉम्पिटिटिव और एनसीईआरटी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप जाके एक बार विजिट कर लीजिएगा चैनल पर और वीडियोस को पूरा देखिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो आज का टॉपिक है हमारा वायुमंडल। पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर कहते हैं, और वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को क्या बोलते हैं? वायु विज्ञान या एरियोलॉजी। और निचली परत के जो अध्ययन होता है उसको बोलते हैं ऋतु विज्ञान यानी मेट्रोलॉजी। वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न अंग है और इसके कुल द्रव्यमान का 99% जो है वो पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। ठीक है, तो ये है हमारा वायुमंडल। अब बात करते हैं वायुमंडल में पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण गैस। फर्स्ट नंबर पर है नाइट्रोजन। इस गैस की प्रतिशत मात्रा सभी गैसों से अधिक है। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही वायुदाब, पवनों की शक्ति तथा मतलब जो प्रकाश के परावर्तन का आभास होता है। इस गैस का कोई रंग, गंध अथवा स्वाद नहीं होता। नाइट्रोजन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती है। यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन ना होती तो आग पर नियंत्रण रखना बहुत ही कठिन हो जाता और आग जो है वो बहुत जल्दी फैल सकती थी। नाइट्रोजन से पेड़ पौधों में प्रोटीनों का निर्माण होता है जो मतलब भोजन का मुख्य अंग होते हैं। यह गैस वायुमंडल में 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, यानी नाइट्रोजन का ही सबसे बड़ा पार्ट है पूरे वायुमंडल में। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। यह अन्य पदार्थों के साथ मिलकर जलने का कार्य करती है। ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते, अतः यह ऊर्जा का मुख्य सोर्स है। यह गैस वायुमंडल में 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, परंतु 16 किलोमीटर से ऊपर जाकर इसकी जो मात्रा है वो बहुत ही कम हो जाती है। 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो नगण्य हो जाती है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। यह सबसे भारी गैस है और इस कारण यह सबसे निचली परत में पाई जाती है। इसका अधिकांश विस्तार जो है वो 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है और यह गैस सूर्य के आने वाली विकिरण मतलब जो किरणें होती है उसके लिए पारगम्य है तथा पृथ्वी से परावर्तित होने वाली विकिरण के लिए अपारगम्य है। अतः यह कांचघर या ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है और वायुमंडल के निचली परत को गर्म रखती है। दूसरी गैसों का आयतन वायुमंडल में स्थिर है, जबकि पिछले कुछ दशकों में मुख्यतः जीवाश्म ईंधन को जलाए जाने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन में लगातार क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग भी बोलते हैं। ठीक है, एक छोटा सा नोट दिया गया है। भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। फोर्थ है ओजोन। यह गैस ऑक्सीजन का ही एक विशेष रूप है। यह वायुमंडल में अधिक ऊंचाइयों पर ही अति न्यूनतम मात्रा में पाई जाती है। यह सूर्य से आने वाली तेज पराबैंगनी विकिरण यानी यूवी रेज जो होती है, अल्ट्रावायलेंट रेडिएशंस के कुछ अंश को अवशोषित करती है और यह 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक केंद्रित है। वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में कमी होने से सूर्य की जो यूवी रेज है वो अधिक मात्रा में पृथ्वी पर पहुंचकर कैंसर जैसी भयानक बीमारियों को जन्म दे रही है। क्योंकि अभी पिछले कुछ दशकों में जैसे भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उसी हिसाब से जो ओजोन लेयर है वो हमारी घटती जा रही है। नेक्स्ट है जलवाष्प। वायुमंडल में जलवाष्प सबसे अधिक मतलब जो परिवर्तनशील तथा असमान वितरण वाली गैस है। यह ऊंचाई के साथ घटती जाती है और 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाई जाती है। वायुमंडल के संपूर्ण जलवाष्प का 90% भाग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। इसके संघनन होने के कारण बादल, वर्षा, कोहरा, ओस, तुषार, हिम आदि का निर्माण होता है। विभिन्न प्रकार के तूफानों को जलवाष्प से ही ऊर्जा प्राप्त होती है और जलवाष्प सूर्य के आने वाले सूर्य तप के कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है।
पृथ्वी द्वारा विकिरित ऊष्मा को संजोए रखता है और इस प्रकार का यह एक कंबल का काम करता है, जिससे पृथ्वी ना तो अत्यधिक क्या होती गर्म होती और ना ही अत्यधिक ठंडी हो सकती। जलवाष्प के संघनन से वृष्टि होती है और वायुमंडल की स्थिरता भी जलवाष्प से ही कंट्रोल होती है। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड व जलवाष्प ही उत्तरदायी हैं। साथ ही यहाँ पे फिर से एक छोटा सा नोट दिया गया है, जलवाष्प के अलावा सूर्य ताप और सौर विकिरण का शोषण ऑक्सीजन, ओजोन एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैसें करती हैं। नेक्स्ट है धूलकण। धूलकण प्राय वायुमंडल के नीचे भाग में मौजूद होते हैं, फिर भी संवहनीय वायु प्रवाहन में काफी ऊंचाई तक ले जाया जा सकता है। धूलकण के सोर्स कौन कौन से हैं? समुद्री नमक, महीन मिट्टी, धुएं की कालीमा, राख, पराग, धूल एवं उल्काओं के टूटे हुए कण। धूल कणों का सबसे अधिक जमाव जो है वो उपोष्ण या शीतोष्ण प्रदेशों में सूखी हवा के कारण होता है। धूल और नमक के कण जो है आर्द्रता ग्राही केंद्र की तरह कार्य करते हैं, जिसके चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर मेघों का निर्माण होता है। और आकाश का जो नीला रंग है वो धूल कण के कारण ही दिखाई देता है। अब बात करते हैं वायुमंडल की संरचना की। वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है? फर्स्ट है शोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर। यह वायुमंडल का सबसे निचले वाली परत है। इसकी औसत ऊंचाई सतह से लगभग 13 किलोमीटर है। ध्रुवों पर 8 किलोमीटर व विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर। शोभ मंडल में तापमान की गिरावट की जो दर है वो प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 सेल्सियस डिग्री की होती है। सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी, वर्षा इसी मंडल में होती है और इस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं, क्योंकि संवहन धाराएं जो हैं वो इसी मंडल तक सीमित होती हैं और इस मंडल को अधोमंडल भी कहा जाता है। जैविक क्रिया के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण संस्तर है। शोभ मंडल तथा समताप मंडल को अलग करने वाले भाग को शोभ सीमा कहते हैं। विषुवत वृत्त के ऊपर शोभ सीमा में हवा का जो तापमान होता है वो -80 डिग्री सेल्सियस और ध्रुव के ऊपर -45 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ तापमान स्थिर होने के कारण इसे शोभ सीमा कहते हैं। आई होप कि आपको शोभ मंडल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। समताप मंडल जो है 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। समताप मंडल की मोटाई ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है। कभी कभी विषुवत रेखा पर इसका लोप हो जाता है। इसमें मौसमी घटनाएं जैसे आंधी, बादलों की गरज, बिजली कड़क, धूलकण एवं जलपाश आदि कुछ नहीं होती। इस मंडल में वायुयान उड़ाने की जो है आदर्श दशा पाई जाती है, यानी जो एरोप्लेन्स वगैरह होते हैं वो सारे स्ट्रेटोस्फेयर में ही उड़ाए जाते हैं। कभी कभी इस मंडल में विशेष प्रकार के बादलों का निर्माण होता है जिसे मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहते हैं। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसमें ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जो सूर्य की आने वाली यूवी रेज से अब्जॉर्ब करती है उनको, और इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ओजोन लेयर जो होती है वो कहाँ पे मिलती है? समताप मंडल में। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस CFC, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती है। ओजोन परत में क्षरण CFC की जो उत्पत्ति होती है वो सक्रिय क्लोरीन के कारण होती है। ओजोन परत की ऊंचाई नापने में डॉप्सन इकाई का उपयोग किया जाता है। एक छोटा सा नोट फिर से हम पढ़ लेते हैं। कुछ विद्वान ओजोन मंडल को एक अलग मंडल मानते हैं। इसकी ऊंचाई जो है 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के मध्य बनती है। प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि होती है। नेक्स्ट है मध्य मंडल, मेसोस्फेयर, ठीक है। मध्य मंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। इस संस्तर में भी ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर ये -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इसी परत में आने पर जल जाते हैं और मध्य मंडल की ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? मध्य सीमा। नेक्स्ट है आयन मंडल, आयनोस्फेयर।
आयन मंडल मध्य मंडल के ऊपर 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच स्थित है। इसमें विद्युत अवशोषित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहते हैं तथा इसे आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। यह भाग कम वायु दाब वाला तथा यूवी रेज द्वारा आयनीकृत होता रहता है। आयन मंडल में ऊंचाई बढ़ाने के साथ साथ तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है और इस मंडल के सबसे नीचे स्थित डी लेयर से लॉन्ग रेडियो वेव्स एवं E1, E2 और F1, F2 जैसी परतें शॉर्ट रेडियो वेव में परिवर्तित हो जाती है, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, रेडार आदि की सुविधा उपलब्ध होती है। संचार उपग्रह जो है वो इसी मंडल में अवस्थित होते हैं, जो कि सैटेलाइट्स होती हैं। नेक्स्ट और जो लास्ट हमारी लेयर है वो है बाह्य मंडल यानी एक्सोस्फीयर। आयन मंडल से ऊपर के भाग को बाह्य मंडल कहा जाता है। इसके ऊपर कोई ऊपरी जो है सीमा निर्धारित नहीं होती। इस मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता होती है और इसी मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता ये है, इसमें ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस एवं ऑरोरा बोरेलिस की होने की घटनाएं हैं। ऑरोरा का शाब्दिक अर्थ होता है प्रातःकाल, जबकि बोरियालिस और ऑस्ट्रेलिस का जो क्रमश अर्थ है वो है उत्तरी एवं दक्षिणी। इसी कारण उन्हें उत्तरीय ध्रुवीय प्रकाश को ऑरोरा बोरेलिस एवं दक्षिणीय ध्रुवीय प्रकाश को ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। वास्तव में ऑरोरा ब्रह्मांडीय चमकते जो प्रकाश होते हैं जिनका निर्माण चुंबकीय मैग्नेटिक तूफान के कारण सूर्य की सतह से विसर्जित इलेक्ट्रॉन तरंग के कारण होता है। ऑरोरा ध्रुवीय आकाश में लटके विचित्र बहुरंगी आतिशबाजी की तरह दिखाई पड़ते हैं और ये प्राय आधी रात के समय में ही दृष्टिगत होते हैं। आई रियली होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और इसमें जो हमने सारे टॉपिक्स है वो उनको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।